नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मुद्दा में। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। आज मुद्दा में हम बातचीत करेंगे अरुणाचल पर चीन की टेढ़ी नजर की। जी हां, अरुणाचल प्रदेश के तवांग में एक पर्वत चोटी का नाम दलाई लामा के नाम पर रखे जाने पर चीन को अब मिर्ची लग गई है। भारतीय पर्वतारोहण दल ने हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के तवांग क्षेत्र में एक अनाम चोटी का नाम छठे दलाई लामा त्यांगस्यांग ग्यात्सो के नाम पर रखा। इस बात को लेकर चीन गुस्सा हो गया है। उसने इसे चीनी क्षेत्र में एक अवैध ऑपरेशन करार दिया है। उधर चीन और भारत के बीच पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर सैनिकों को पीछे हटने पर कुछ असहमति बनने के बावजूद बीजिंग ने एक बार फिर अरुणाचल प्रदेश पर अपना क्षेत्रीय दावा दोहराया है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियांग ने गुरुवार को भारतीय पर्वतारोहियों के एक समूह द्वारा राज्य में पहले से अज्ञात एक चोटी का नाम छठवें दलाई लामा के नाम पर रखने पर नाराजगी जताई है। बीजिंग में एक मीडिया ब्रीफिंग में उन्होंने कहा कि भारत द्वारा चीनी क्षेत्र में तथाकथित अरुणाचल प्रदेश की स्थापना करना अवैध और निरर्थक है। चीन अरुणाचल प्रदेश को दक्षिण तिब्बत का हिस्सा बताता है। यह क्षेत्र को चीन के क्षेत्र का अंतर्निहित हिस्सा बताकर क्षेत्रीय दावों पर जोर देने के लिए 2017 से अरुणाचल प्रदेश में स्थानों का नाम बदल रहा है, जिसे वह जंगनान कहता है। भारत ने अरुणाचल प्रदेश पर इन दावों का जोरदार ढंग से खारिज किया है। ऐसे कई मौके आए हैं जब नई दिल्ली ने क्षेत्र को नया नाम देने के बीजिंग के कदम को भी यह कहते हुए खारिज कर दिया कि इससे वास्तविकता में कोई बदलाव नहीं आया है। अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख सदियों से भारत का हिस्सा रहे हैं। तो अरुणाचल पर अब चीन की टेढ़ी नजर है। लगातार अरुणाचल प्रदेश एक ऐसे क्षेत्र के रूप में जाना जाता है जिस पर चीन अपना दावा ठोकते आया है। वो इस क्षेत्र को यानी अरुणाचल प्रदेश को जांगनान कहता है और उसे अपना क्षेत्र बताता है। हालांकि वास्तविकता क्या है इसके बारे में सब जानते हैं। यहां तक कि पूरी दुनिया जानती है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का हिस्सा है। यही नहीं, जब भी कोई भारतीय नेता अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर होता है तब भी चीन को इस बात से बेहद तकलीफ होती है और वह नाराजगी जाहिर करता है। कहता फिरता है कि चीन अरुणाचल प्रदेश के जो बातचीत के मध्य में यदि कोई नेता वहां पर जाता है तो यह उसे अच्छा नहीं लगता है। तो आखिर ऐसी क्या मजबूरी है जिसके चलते चीन लगातार अपना दावा इस पर ठोकता है, या फिर यह दुस्साहस कैसा है कि किसी और के क्षेत्र को वह अपना बनाने के लिए लगातार आतुर रहता है। इस बेहद ही संवेदनशील मुद्दे पर आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ पूर्व राजनयिक मंजू सेठ जी जुड़ी हैं, तो वहीं हमारे साथ संजीव श्रीवास्तव साहब भी जुड़ चुके हैं जो विदेशी मामलों के जानकार हैं। आप दोनों खास मेहमान का स्वागत है सर। सबसे पहले मंजू मैम आप ही के पास आते हैं। ये जिस तरह से लगातार चीन मतलब अपना मोनोपोली चलाते रहता है, कभी एक क्षेत्र को अपना बताता है, नामकरण भी करता है। हमने ऐसे कई मौके देखे हैं जब हर एक साल या ऑल्टरनेट ईयर्स में वो कुछ क्षेत्रों को नया नाम देता है। अरुणाचल प्रदेश तो उसका फेवरेट ही है, जांगनान कहते आया है। अरुणाचल प्रदेश के प्लेयर्स को वीजा भी मुहैया नहीं करता है ताकि वर्ल्ड में ये मैसेज जा सके कि अपने लोगों को कैसा वीजा देना, और स्पेशल वीजा की कभी कभार बात होती है। तो आखिर ऐसा क्या है जो अब ये जो नई पर्वत का नाम रखा गया है छठे दलाई लामा के ऊपर, और इसको भारतीय पर्वतारोहियों ने फतह किया है और उन्होंने इसकी खोज की है, वो भी हमारा हिस्सा है और तकलीफ चीन को होती है। ये चीन का हम देख रहे हैं 2017 से ये बहुत ही एक नेगेटिव एक शुरू किया उन्होंने कि जब से वो क्लेम कर रहे हैं, उससे पहले इतना कुछ ज्यादा नहीं बोल रहे थे। पहले तिब्बत को लेके भी हम देख रहे हैं, वो तिब्बत पे भी पूरा क्लेम करते हैं कि हमारा हिस्सा, उसको एनेक्स भी कर दिया 1950 में। और उससे पहले भी ऑफ एंड ऑन उनका जब थोड़ा सा भी उनकी जो एम्पायर, पहले एम्पायर के नीचे तिब्बत को ले लिया था, लेकिन तिब्बत का हिस्ट्री भी रहा है काफी सालों तक, काफी बीच बीच में इंडिपेंडेंट कंट्री का, लेकिन उसको भी मानने को तैयार नहीं है। अब ये जो और स्पेशली जब इंडिया के जो इंडिपेंडेंस हुआ है और तब ये जो तिब्बत इंडिपेंडेंट था और हमारा और अरुणाचल इंडिया का पार्ट को एक्सेप्ट हो गया था, लेकिन बाद में उन्होंने
उसको खारिज करना शुरू कर दिया। 2017 से एक ये नई चीज शुरू की है उन्होंने, नए नाम लगाने की। और इंडिया का ये बिल्कुल अभिन्न हिस्सा है, हम इस पे बड़े क्लियर हैं, उनको कम्युनिकेट भी किया हुआ है। लेकिन वो अब चूंकि एक आई थिंक एक स्ट्रॉन्ग पावर बन गई है और अपने हम देख रहे साउथ चाइना सी में सब जगह वो कहते हैं हमारा हिस्सा, हमारा हिस्सा। ये क्यों इनकी ये मानसिकता ऐसे हो गई है? थोड़ा एक ये मुझे लगता है कि ये क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग कंट्री हो गई, एक स्ट्रॉन्ग पावर बन गई है, वो चैलेंज करना चाहते हैं और इंडिया को खासकर एक मैसेज देना चाहते हैं कि आप अपने हमारे साथ कोई आप मुकाबले के लायक नहीं है और हम जो करना चाहेंगे इस यहाँ पे करेंगे, इस क्षेत्र में, एशिया के क्षेत्र में और साउथ एशिया में भी। आपको कोई हम देख रहे हैं नेबरिंग कंट्रीज के साथ भी सब जगह उनका जो एक अप्रोच है वो इस टाइप का है कि हम डिसाइड करेंगे कि क्या होगा क्या नहीं होगा हर देश में। हाँ बिल्कुल, ताइवान वगैरह सब इसका एग्जाम्पल है। वेरी राइटली सेड। लेकिन संजीव साहब, ये एक बहुत चिंता करने वाली बात है कि अरुणाचल प्रदेश के जो नेबरिंग एरियाज है जो चीन की तरफ आते हैं, उन जगहों पे वो मैसिव आर्मी की डिप्लॉयमेंट कर रहा है, बहुत तेजी से कंस्ट्रक्शन कर रहा है, रोड्स बना रहा है, कॉलोनीज स्टैब्लिश कर रहा है, ऐसी बहुत सारी रिपोर्ट्स आ रही हैं। तो क्या यह हमारे लिए एक चिंता का सबब होना चाहिए कि आखिर अरुणाचल प्रदेश पर इतनी टेढ़ी नजर उसकी क्यों है, और क्या ये सारी गतिविधियां कर कर वह अपना इस डोमिनेशन को कभी न कभी प्रूव कर सकता है? क्योंकि 1959 में भी उसने कुछ हिस्सों को अपने कब्जे में ले लिया था और कब्जा करने की आदत चीन की बहुत पुरानी है। संजीव साहब जी देखिए, चाइना न सिर्फ भारत के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए एक समस्या है, चिंता का कारण है और वो एक चुनौती भी है। और जाहिर है कि भारत इस चुनौती को अच्छी तरह से समझता है। प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का ये जो नया भारत है 2014 के बाद से हमने ये देखा है कि भारत सरकार की जो चाइना के प्रति जो नीति वो बहुत ही स्पष्ट है कि हम चाइना के साथ पोजिशन ऑफ डिस्टेंस के साथ डील करेंगे। ये जो नया भारत है वो चाइना से इंगेज की जरूरत करता है। सिंगल राउंड ऑफ कमांडर लेवल टॉक और जो विदेश मंत्रालय के स्तर की जो वार्ताएं हैं वो लगातार चल रही हैं। लेकिन आज का जो नया भारत है वो चाइना के चरित्र को अच्छी तरह से समझते हुए, जो कि बेहद नकारात्मक है, उसके फेस वैल्यू पर भरोसा नहीं करता। और चाइना ने ये देखा, हमने देखा है कि चाइना ने अनेक जो क्षेत्रों में अपने हिसाब से अपने पसंद के नामाकरण को वो कर देता है और जाहिर है कि एक बिल्कुल मनमाने तरीके से चाइना किसी भी पर्वत श्रृंखला का, किसी भी स्थान का अरुणाचल प्रदेश के नए नए नाम वो दे देता है। और जब भारत की तरफ से, जो कि अरुणाचल प्रदेश जो कि भारत का अविभाज्य और अभिन्न अंग है, उसके ऊपर कोई सवाल और कोई आंख नहीं उठा सकता, उसके बावजूद भी चाइना की जो विस्तारवादी, जो उपनिवेशवादी जो प्रवृत्तियां हैं वो अरुणाचल प्रदेश के संदर्भ में भी स्पष्ट रूप से दिखती है। और वो जाहिर है कि अरुणाचल प्रदेश को सदर्न तिब्बत का पार्ट, सदर्न तिब्बत कहता है। जबकि आप देखिए तो पूरा जो तिब्बत है वो चाइना के द्वारा इलीगली ऑक्युपाइड है, मैं ये कहूंगा। क्योंकि 1951 में जो दलाई लामा को जो एक 17 पॉइंट प्रोग्राम पर एक धोखे से हस्ताक्षर करा करके ऑटोनॉमी वगैरह का झांसा दे करके जिस तरीके से चाइना ने पूरे तिब्बत का ऑक्यूपेशन किया, वो जब जाहिर है दलाई लामा को इस बात का बहुत बाद में एहसास हुआ और वो 1959 में भारत आ गए। और उसके बाद से जिस तरीके से चाइना के द्वारा तिब्बत के बुद्धिस्ट का मानव अधिकार उल्लंघन किया गया, उनके ऊपर दमन, शोषण, बर्बरता, अत्याचार लगातार चाइना के द्वारा किया जाता है और पूरे तिब्बत को वो ऑक्युपाई करके रखता है। जाहिर है कि चाइना अभी भी वो तिब्बत के ऑक्युपेशन से जितना उसने कर रखा है उससे वो संतुष्ट नहीं है। वो अब अरुणाचल प्रदेश को भी जो है तिब्बत में उसको सदर्न तिब्बत कहता है और उसको तिब्बत में मिलाना चाहता है। तो जाहिर है कि ये चाइना के जो मंसूबे हैं बेहद खतरनाक हैं और भारत इस बात को जानता है। इसी तरीके की जो मंसूबे हैं चाइना के, वो शिकागो आइलैंड जो जापान का है उसके ऊपर भी है। पूरी साउथ चाइना सी जो कि एक इंटरनेशनल वाटर है, इंटरनेशनल डोमेन है, उसके 90% भाग पर चाइना एकाधिकार का दावा करता है। और इससे ये स्पष्ट है कि चाइना की जो मंशाएं हैं वो विस्तारवादी हैं, वो रूल्स बेस्ड ऑर्डर को बिगाड़ने वाली है, अथॉरिटेरियन है, डेमोक्रेटिक वैल्यूज के विरुद्ध है। और जाहिर है कि ये जो नया भारत है चाइना के चरित्र को अच्छी तरह से समझता है और भारत अपने क्षेत्र, अपने राज्य, अपने टेरिटरी अरुणाचल प्रदेश में
किसी भी तरीके की कोई एक्टिविटीज करने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है। हम जो चाहे नाम रखेंगे और चाइना को इस पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन चाइना जाहिर है कि अदूरदर्शिता के साथ विस्तारवादी मंसूबे के साथ नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा सर, वो हमारा पार्ट है, आखिर हम कैसे किसी और को उसको यूं ही दे दे। और चाइना तो मतलब यह माना जाता है कि कितना विस्तारवादी है, किस तरह से वो कब्जा करता है, लैंड एक्वायर करता है। एवरीबडी नोज इंडिया इज नो एक्सेप्शन। बिल्कुल सही कहा आपने। और जिस तरह से उसके अन्य पड़ोसी देशों के साथ भी यही नीति है, चाहे यदि हम बात करें नेपाल की, हम बात करें भूटान की, किसी की भी देखे तो वो इसी तरह की गतिविधि पे अपने आप को फोकस रखता है। साउथ चाइना से का आपने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया, ताइवान का भी यही हाल है। लेकिन मंजू मैम, एक बात नोटिस करने वाली है, इंडिया इज अ मैसिव डेमोक्रेसी। चाइना इंडिया को एक थ्रेट के तौर पर भी देखता है, और खासकर वो इंडिया से इस टसल में इन्वॉल्व रहने की कोशिश क्या इसलिए करता है कि कहीं इंडिया, चूंकि हम तो अब पॉपुलेशन वाइज उसको एक्सीड कर ही चुके हैं इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और अब उसे लगता है कि यदि इकोनॉमिकली भी हम बहुत ज्यादा वायबल हो गए तो उसका जो स्पेशल स्टेटस चाइना को मिलता है, हालांकि हम उससे काफी दूर हैं, उससे कहीं ना कहीं उसे दिक्कत या तकलीफ हो सकती है। 3000 से ज्यादा लंबी हमारी किलोमीटर की हम बॉर्डर साझा करते हैं, और ये सारी स्थितियां, गलवान घाटी का वह दृश्य कौन भूल सकता है इफ आई एम नॉट रॉन्ग 2020 का, जब इतना टसल हुआ था। तो डिप्लोमेटिकली हम इन चीजों को रिजॉल्व करने की कैसे कोशिश कर सकते हैं, और यदि फॉरेन एक्सटर्नल अफेयर्स के तरफ से ऐसी कौन सी गतिविधियां चलती रहती है जिससे चीजों को अंडर चेक रखने की कोशिश की जाती है विथ स्पेशल फोकस टू चाइना? बिल्कुल, ये आपने सही कहा। ये गलवान के बाद, क्योंकि सारे जो हमारे बायलैटरल एग्रीमेंट पीस एंड ट्रैंक्विलिटी बॉर्डर, इन्होंने बिल्कुल उसको खारिज कर दिया, उसको बिल्कुल नजरअंदाज करके इन्होंने वो एक्शन लिया। तो उसके बाद से बिल्कुल एक बहुत बड़ी एक चैलेंज आ गई है इंडिया के लिए। डिप्लोमेटिकली हमने बिल्कुल बातचीत चल रही है, कर रहे हैं हम लोग हाउ टू रिजॉल्व इट। और अभी भी हाल ही में विदेश मंत्री जी ने बोला है कि हमारा कुछ आगे मूवमेंट हुआ है लद्दाख में, ईस्टर्न लद्दाख में, उसको रिजॉल्व करने का। लेकिन मेरा मानना है कि चीन बिल्कुल ये अब हमको थ्रेट की तरह भी परसीव करता है, और साथ में कुछ नहीं चाहता है कि इंडिया आगे आए और उनके मुकाबले कहीं भी खड़ा रहे। वो बिल्कुल अपनी जो पोजीशन है यहाँ पे मेंटेन करना चाहते हैं, और इससे बात करते हैं, लेकिन वो कहते हैं हम पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बात करेंगे, आपसे हम बात नहीं करना चाहते आपके टर्म्स से, अब हमारे टर्म्स से बात करिए। तो ये इनका जो एटीट्यूड है, और एक विस्तारवादी, एक जैसे उन्होंने कहा संजीव जी ने, बिल्कुल एक विस्तारवादी उनका एटीट्यूड है। और उसको वो अपनी जो लोगों को भी विद इन द कंट्री भी बताना चाहते हैं कि हम कितने पावरफुल नेशन है। हम देखिए अपना सब अपना हित में हम देख रहे हैं, अपना ले सकते हैं, और हमारे को भी एक मैसेज दे रहे हैं कि आप बिल्कुल हमें इन्वॉल्व करना चाहते हैं इन सब चीजों में, ताकि हम अपने फोकस ना कर सके डेवलपमेंट पे और अपने इकोनॉमिक ग्रोथ पे। हम हालांकि हम काफी उसमें अच्छे हमारी स्पीड हो गई है इकोनॉमिक जीडीपी ग्रोथ, लेकिन उनके मुकाबले, लेकिन फिर भी क्योंकि वो ऑलरेडी एक हाई पोजीशन पे पहुंच चुके हैं, इसलिए वो सोचते हैं कि इंडिया कैन नॉट चैलेंज अस, और अगर इंडिया कोशिश भी करेगा तो हम इनको आगे आने नहीं देंगे। और वही उनका ये हमेशा हम देखेंगे रवैया रहा है। लेकिन डिप्लोमेटिकली हम बिल्कुल उनसे बात कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, और इंडिया का जो एक वो एक अप्रोच रहा है कि सब चीजें डिप्लोमेसी और आपस में भाईचारे और बातचीत से हो सकती है, लेकिन वो उसको मुझे लगता है चीन नहीं समझता कि ये नहीं। एक्चुअली मैं मुझे तो लगता है वो समझना नहीं चाहता है, मतलब और समझना भी नहीं। वो एग्जैक्टली वही प्रॉब्लम है, बिकॉज जिस दिन वो अपने आप को थोड़ा सा पीछे खींचेगा ना, उसे लगेगा कि कहीं हमारा कोई मतलब इसे कोई कमजोरी ना समझ ले या उस तरह की कोई बात है। खैर एनीवेज सर, संजीव सर, ऐसा है कि चीन की तो एक ऐसी मंशा है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे उसने ठगा नहीं, मतलब ये बिल्कुल चरितार्थ होता है। और खासकर हमारे पड़ोसी देशों की यदि बात करें, पाकिस्तान में उसका कितना इंटरफेरेंस एवरीबडी नोज, नेपाल में कितना हो गया है एवरीबडी नोज। अब तो कंसर्न श्रीलंका को लेकर भी है सर, वहां के राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों में अब जो राष्ट्रपति बने हैं वो उनका इंक्लिनेशन किधर है एवरीबडी नोज। तो ऐसे में सर हम अपने जितने पड़ोसी देश हैं, और वो बहुत अच्छा लेंडर है, वो लेंडिंग कैपेसिटी इतनी है, वो किसी को पहले वो उधार देता है और उसके बाद उसकी जमीन कब्जा कर लेता है, बिकॉज इतना मैसिव उधार है कि उसके बाद तो कोई चुका पाएगा नहीं। तो गुलाम बनाने वाली अप्रोच चीन की बहुत ज्यादा तीव्र है। ऐसे में सर इंक्लूडिंग इंडिया, बाकी देशों को भी क्या सीखने की जरूरत है कि आप इस चीजों को समझे until it is too late to react?
देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि चाइना के वास्तविक चरित्र को अब दुनिया समझने लगी है और कोरोना के पैंडेमिक काल के दौरान जिस तरीके का बेहद नकारात्मक उपनिवेशवादी विस्तारवादी जो कैरेक्टर चाइना का दिखा, उसको भी पूरे विश्व ने देखा। कोरोना जो वायरस था, जिस तरीके से वहां से पैदा हुआ वुहान से, और उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन उसने दबाने छुपाने की और बहुत बाद में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को बताने की कोशिश, उससे भी चाइना का चरित्र एक्सपोज हुआ। और जाहिर है कि अगर भारत के संदर्भ में देखें तो ये जो गलवान की जो पूरी इंसिडेंट हुई वो कोरोना के संक्रमण काल के दौरान ही हुई। एक तरफ जहाँ भारत और पूरा विश्व कोरोना की महामारी से जूझ रहा था, ऐसे में चाइना ने इसका लाभ उठाने की कोशिश की और भारत की टेरिटरी पर कब्जा करने की साजिश रच डाली। और वो गलवान की जो हिंसा हुई उससे भी चाइना का जो चेहरा सामने आया। तो और वर्तमान समय में आप देखिए तो चाइना से वर्तमान राष्ट्रपति शी जिनपिंग का जो पूरा अप्रोच है, चाहे वो घरेलू मामले हों, चाइना के डोमेस्टिक इश्यूज हों या इंटरनेशनल इश्यूज हैं, उससे वो बेहद आक्रामक तरीके से काम करते हैं। और उनका जो अप्रोच है बहुत ही असर्टिव है, बहुत ही एग्रेसिव है। घरेलू मोर्चे पर बात करें तो उन्होंने अपने सारे अपोनेंट्स को या तो देश से बाहर वो भाग गए हैं या वो जेलों में बंद हैं। बहुत सारे ऐसे अपोनेंट्स हैं जो पता नहीं है कहाँ है, संभव है उनकी हत्या भी की जा चुकी है। और वो एक टोटलिटेरियन स्टेट को रन कर रहे हैं, ये स्पष्ट रूप से दिखता है। और फॉरेन पॉलिसी के मुद्दे पर चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का ये कहना है कि चाइना को उसके ड्रीम को हासिल करने का समय आ चुका है। कभी चाइना के एक राष्ट्रपति हुआ करते थे डेंग जियाओपिंग, 1979 के समय में उनके जब चाइना ने इकोनॉमिक रिफॉर्म शुरू किए तो उस समय ये कहा करते थे डेंग जियाओपिंग कि हाइड योर एबिलिटीज और बाइट योर टाइम, यानी अपनी शक्ति को छुपा करके रखो और समय का इंतजार करो। लेकिन अब शी जिनपिंग को ऐसा लगता है कि उनको अपनी शक्ति को दिखाने का समय आ गया है, चाइना ड्रीम को हासिल करने का समय आ गया है। वो मिडिल किंगडम यानी कि चाइना को पूरे विश्व का केंद्र और अन्य राष्ट्रों को पूरी पेरिफेरी पर रखना चाहते हैं। तो ये चाइना का जो अंतर्राष्ट्रीय मामलों को लेकर के जो अप्रोच है बहुत ही एग्रेसिव है। ताइवान पर वो फोर्सफुल ऑक्यूपेशन करना चाहते हैं, ताइवान को लगातार डराना धमकाना, उसके ऊपर दबाव रखना, ये पूरी एक्टिविटी चाइना लगातार कर रहा है। सेंकाकू आइलैंड जापान का, उसके ऊपर भी उसकी एक्टिविटीज होती है। साउथ चाइना सी के तो जो राष्ट्रों को लगातार वो हरास और परेशान करने की कोशिश करता है, कभी शिपिंग वेसल को डुबो देना, कभी मछुआरों को परेशान करना, इत्यादि इत्यादि। इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल के वर्डिक्ट को भी उसने रिजेक्ट कर दिया जो 2016 में आया था, जो 9 लाइन का जो उनकी काउंसिल की इमरजेंसी लाइन है उसको रिजेक्ट करते हुए। तो ये जो चाइना का जो पूरा चरित्र है वो पूरे विश्व के लिए चिंता का विषय है। और जैसा कि हमारे विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर ने अभी हाल के समय में कहा कि चाइना पूरे विश्व के लिए एक समस्या है, भारत के लिए एक विशेष समस्या है। लेकिन इतना कहने के बाद मैं अवश्य ये कहूंगा, जैसा कि हमारे विदेश मंत्री श्री जयशंकर ने भी कहा कि ये जो भारत है वो चाइना को अच्छी तरह से डील करना जानता है और चाइना के साथ हम बातचीत कर रहे हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि जो महाशक्तियां हैं, जो चाइना अभी भी एक मेजर पावर है, भारत भी एक मेजर पावर है, और मेजर पावर के बीच में भले से कंपटीशन हो, भले चाइना का चरित्र कितना नकारात्मक हो, लेकिन क्योंकि इसमें एक हाई रिस्क इन्वॉल्व होता है मेजर पावर के बीच में। यदि कोई मिस कैलकुलेशन, कोई मिस जजमेंट हो जाए तो वो बड़े कैटास्ट्रोफिक सिचुएशन को जन्म दे सकता है। दोनों न्यूक्लियर पावर्स भी हैं, इसी वजह से स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन बने रहना चाहिए। और अमेरिका भी चाइना के साथ बातचीत करता है, भारत भी बातचीत करता है। बातचीत तो सब टेबल पे, बिल्कुल सही कहा आपने, बातचीत तो टेबल पे सब करते हैं, लेकिन वो बात बन नहीं पाती है। मंजू मैम, जिस तरह से चाइना, आई मीन द ड्रैगन बीइंग फ्रेंड्स विथ रशिया, कुछ हमारे अच्छे दोस्त रहे हैं शुरू से पुराने, उनमें एक रूस भी रहा था, नेपाल भी हमारा अच्छा साथी था, एक वक्त था जब श्रीलंका से भी हमारे रिलेशंस बहुत अच्छे थे। तो अब चाइना जब इनसे नज़दीक होता है तो कहीं ना कहीं वह यह कोशिश करता है कि हमारे उनसे जो पुराने संबंध हैं वो ख़राब हो जाए। स्वाभाविक है, नेचुरल है, ऐसा होता भी है उसके इन्फ्लुएंस में। आज हम अपने रिलेशन समझ सकते हैं श्रीलंका के साथ, नेपाल के साथ कितने मजबूत हैं वीज़ा विज़ वो पुराना दौर जब हम वाकई में दोस्त हुआ करते थे। अब वो रशिया एक सुपर पावर, चाइना एक सुपर पावर, वो दोनों जब अपने साथ दोस्ती निभाने पर आ रहे हैं तो ये बाकी लोगों के लिए, खासकर इंडिया के लिए क्या चिंता की बात हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है और हो भी रही है थोड़ी बहुत, क्योंकि रशिया अभी तक तो हमारे साथ अच्छे संबंध की बात करता जा रहा है, लेकिन आगे चल के क्योंकि इस वक्त जो बैलेंस है
वो चीन के फेवर में है। अगर हम देखें तो अगर हम रिलेशनशिप देखें बिटवीन चीन, चाइना एंड रशिया, तो इस वक्त वो जो पलड़ा भारी जिसे कहते हैं वो चीन के फेवर में है। तो इसलिए आगे चल के वो कितना इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, क्योंकि जैसे आपने बड़ा बिल्कुल सही कहा, श्रीलंका में और नेपाल में और सब जगह जहां हमारे अच्छे का ताल्लुकात थे, चीन वॉज एबल टू उनको थोड़ा सा ठंडक डालने में सक्सेसफुल रहा है हमारे रिलेशनशिप में, इंडिया का रिलेशनशिप के इन सब कंट्रीज के साथ। और वो चाहता भी ऐसे ही है। और पाकिस्तान के साथ भी उन्होंने वो बिल्कुल हमारे जो बॉर्डर्स पे सारे जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज हैं सबके ऊपर वो एक ऐसा इन्फ्लुएंस कोशिश कर रहा है। ऑफ कोर्स ये डेट ट्रैप जिसे कहा जा रहा है उसके थ्रू भी, और अपने जो एक उनसे दबाव डाल रहा है कि हम आपको इतना उनको आभारी ग्रैटिट्यूड से उनको दबा रहा है कि आप हमारी बात मानिए हर एक चीज में। और इंडिया चाहता है कि एक मल्टीपोलर और एक दो पोलर एक काइंड ऑफ सिचुएशन वर्ल्ड में बन रही है। तो इन एशिया में भी चीन को ये एक्सेप्ट करना होगा कि दो पोल्स हो सकते हैं, लेकिन चीन इसको बिल्कुल नहीं मानना चाहता है, मुझे लगता है, और ना वो मानना चाहेगा, क्योंकि वो कहते हैं कि हम सुप्रीम और बिगेस्ट पावर हैं। और मिडिल किंगडम की बात जैसे अभी हुई थी, तो बिल्कुल वो चाहते हैं हम वही पहला वाला जो एक रुतबा है और एक महाशक्ति वर्ल्ड की एक सोल सुपर पावर बनना चाहते हैं। यूएस को भी वो चैलेंज करना शुरू कर दिया है। और मुझे लगता है अगर इसीलिए यूएस भी वरिड है, यूएस के साथ यूएस एग्जैक्टली वरीड है, वेरी राइटली सेड मैम। और खासकर उसका इंक्लिनेशन जब से रशिया और नॉर्थ कोरिया तो उनके साइड हैं ही, वो सब जानता है। और ये तीनों न्यूक्लियर पावर्स हैं, और ऐसे में काफी खतरा है पूरे विश्व के लिए भी, क्योंकि यदि अगर मंशा किसी की अच्छी नहीं होती है तो वो कब क्या कुछ कर जाए, हालांकि उसके बारे में कहा नहीं जा सकता है। लेकिन संजीव साहब, अब खासकर यदि हम अरुणाचल पर फोकस करते हैं और करंट मुद्दे पे भी फोकस करते हैं, तो दलाई लामा, छठे दलाई लामा के साथ भी क्या हुआ था संभवतः एक मिस्ट्री ही रह गई। उनका अपहरण किया गया, उसके बाद यह बताया गया कि उनकी मृत्यु हो गई है। यह भी कहा गया काफी हद तक कि चाइना उन्हें पसंद नहीं करता था, उनकी छवि को। और अब जब हमने छठे दलाई लामा के ऊपर यह पर्वत का नाम रखा है, जो एग्जैक्टली हम लोगों ने ही खोजा है, तो उसको इस चीज से इतनी प्रॉब्लम क्यों है? और हम कुछ भी नाम रखे, चीन अपने मन से कुछ भी नाम रखता है, जबकि हमारा उसका वह क्षेत्र भी नहीं है। हम अपने क्षेत्र का नाम रखते हैं तो भी उसे इतनी तकलीफ होती है। देखिए, चाइना का ये जो हमारे टेरिटरी में हम नाम क्या रखते हैं क्या नहीं रखते हैं, ये निर्धारित करना, इसको निश्चित करना हमारा और सिर्फ हमारा ही सॉवरेन राइट है। और यदि चाइना इसके ऊपर कोई बयानबाजी करता है तो जय कि वो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है। ये पूरी तरीके से चाइना के विदेश मंत्रालय के द्वारा जो बयान दिया गया है अनवारंटेड है, और जय कि ये बयान भारत इसको पूरी तरह से रिजेक्ट करेगा। और इस तरीके के बयानों को भारत ने कभी भी जो है कोई तवज्जो नहीं दी, कोई मान्यता देने का तो प्रश्न नहीं होता। और इस तरीके के बयानों से चाइना को बचना चाहिए। देखिए, मैं एक बात अवश्य कहूँगा, चाइना भारत के संदर्भ में लगातार इस तरीके की बयानबाजियां करता है जिससे कि भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने की कोशिश करता है। अभी के डेट आज तक की डेट तक भारत आज भी चाइना वन चाइना पॉलिसी को जो है उसे छोड़ा नहीं है। और भारत अभी भी चाइना के आंतरिक जो विषय हैं, चुनौतियां हैं, चाइना के द्वारा खड़ी की गई अनेक वहां पर समस्याएं हैं, उसके बारे में भारत कोई बयान नहीं देता है। और अभी तक भारत ने वन चाइना पॉलिसी को एक जिम्मेदारी भरे भाव से उसको अधिक से अधिक निभाने की कोशिश की है। लेकिन चाइना यदि भारत को इसी तरीके से ट्रीट करेगा, यदि भारत के आंतरिक मामलों में इसी तरीके की दखल देने की कोशिश करेगा, भारत के आंतरिक क्षेत्रों को, अपने क्षेत्र को बताने की साजिशें रचेगा, उस पर कब्जा करने की कोशिशें करेगा, तो आप ये इस तरह की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। वो दिन भी आ सकता है कि भारत अपनी वन चाइना पॉलिसी को रिव्यू कर सकता है, और भारत ताइवान हो, चाहे वो वीगर के मुस्लिम हो या तिब्बत के जो बुद्धिस्ट हो, उन सभी के बारे में भारत भी अपने बयानों को देना शुरू कर सकता है। और यदि चाइना के संदर्भ में भारत ने अपने रुख में ये बदलाव लाया, ये चाइना के लिए बड़ी मुसीबत का कारण बनेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। इसी तरीके से अपनी वन चाइना पॉलिसी को रिव्यू कर सकता है। अमेरिका ने आज तक कभी इसको रिव्यू नहीं किया है, लेकिन अगर चाइना ने इसी तरीके का पुश जो है लोकतांत्रिक राष्ट्रों के अगेंस्ट में अगर उसने करना का जो उसकी साजिश जारी रखी, तो आप ये स्पष्ट जान लीजिए
वो दिन अवश्य आएगा कि चाइना के संदर्भ में पूरा विश्व अपनी वन चाइना पॉलिसी को पुनर्विचार जब करेगा कि ये चाइना की मेरे असेसमेंट के मुताबिक जो कि सबसे बड़ी हार होगी। बिल्कुल, वेरी राइटली समय है, चाइना के पास अभी भी समय है कि वो अपने प्रवृत्तियों में सुधार लाए और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का सम्मान करें और अन्य पड़ोसी राष्ट्रों की संप्रभुता, उनकी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का सम्मान करें और यही चाइना के लिए बेहतर होगा। नहीं तो उसके लिए बड़े ही मुसीबत का समय आने वाले समय में नहीं। बिल्कुल सर, और मैं ये समझ नहीं पाता हूँ कि चैन से जियो और जीने दो, सिंपल सा लाइन है, इस चीज को आप रिजॉर्ट क्यों नहीं कर पाते हैं, जबकि आप इकोनॉमिकली इतने सक्षम हैं, इतने वायबल हैं। आई मीन हाउ फार कैन यू स्ट्रेच योर लिमिट टू डिस्ट्रक्शन, समझ में नहीं आता है। हाँ बिल्कुल, वेरी राइटली सेड सर। आप दोनों खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, आपने अपना वक्त दिया, बहुत ही सरल भाषा में आपने हमारे दर्शकों को बताने की कोशिश की यह टसल क्या है, क्यों है, कहाँ जाकर रुक सकता है और इससे चीन को क्या फायदा है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मुद्दा में आज हम बात कर रहे थे अरुणाचल पर चीन की टेढ़ी नजर की, लेकिन एक मैसेज साफ है, अब वह दौर पुराना नहीं है जब आप चीजों को हथिया लेते थे, कब्जा कर लेते थे। वक्त आगे निकल गया है और वक्त के साथ चीन को भी अब आगे निकलना चाहिए और उसे अपना पुराना रवैया छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अब भारत मुंहतोड़ जवाब देते आया है, देता है और देते रहेगा। मुद्दा में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।